नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर हो रही सियासत की। दरअसल मध्य प्रदेश की सियासत इन दिनों आदिवासी वोटर्स पर केंद्रित हो चुकी है। शिवराज सरकार 15 नवंबर को भोपाल में जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम करने जा रही है, तो वहीं 15 नवंबर को जबलपुर में कांग्रेस का आदिवासी सम्मेलन है। बीजेपी के सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे, वहीं कमलनाथ कांग्रेस के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इन कार्यक्रमों के जरिए दोनों ही पार्टियां प्रदेश की 2 करोड़ से अधिक आदिवासियों को साधने की कोशिश कर रही हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या इस तरह के सम्मेलन करने से आदिवासी वर्ग का विकास होगा, क्या उनका जो गौरव है वो वापस लौट पाएगा? आज इसी पर होगी चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। मध्य प्रदेश में उपचुनाव खत्म होने के बाद अब 2023 विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही दल आदिवासियों को लुभाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। 15 नवंबर को बीजेपी भोपाल में आदिवासियों का महासम्मेलन करवाने जा रही है, तो वहीं कांग्रेस जबलपुर में आदिवासी सम्मेलन कर अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी के महासम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे, जिसके कारण भोपाल के जम्बूरी मैदान में बीजेपी ने तैयारी भी शुरू कर दी। बीजेपी के इस महासम्मेलन में 2 लाख से ज्यादा आदिवासी शामिल होंगे, तो वहीं बीजेपी के इस महासम्मेलन पर कांग्रेस लगातार हमलावर है। प्रशासनिक शो है, आदिवासियों के नाम पर आदिवासियों की पब्लिसिटी करनी और साधारण लोग। मोदी जी भी आ रहे हैं सर। तो ये तो मोदी जी ने तो सब जगह इवेंट मैनेजमेंट होता है, केदारनाथ गए इवेंट मैनेजमेंट, तो आप इसमें क्या रखा है? कांग्रेस के लगातार विरोध करने के बाद प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार किया है। जनजातीय गौरव दिवस मनाने की पूरे देश में घोषणा की है। 15 से लेकर 22 नवंबर तक ये जनजातीय गौरव दिवस न केवल जनजातीय महानायकों के चरणों में श्रद्धांजलि होगी, बल्कि हमारे आदिवासी भाई बहन जनजातीय समुदाय के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए मील का पत्थर साबित होगा। आदिवासियों को लुभाने के लिए बीजेपी की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जानकारों की माने तो आदिवासियों का एक बड़ा वर्ग लंबे समय से अलग धर्म की मांग करते आ रहा है। उनका कहना है कि ब्रिटिश शासनकाल में साल 1871 से लेकर आजादी के बाद 1951 तक आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड की व्यवस्था रही है, जबकि बीजेपी इसका विरोध करती रही है। यही वजह है कि बीजेपी के साथ आरएसएस भी आदिवासी वर्ग का विश्वास जीतने के लिए अक्सर प्रयास करती रहती है। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयंत वर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, नेहा बग्गा जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी की, और फिरोज सिद्दीकी जी हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज शुरुआत जयंत वर्मा जी आपसे। बड़ा कार्यक्रम है सर, तैयारियों की जो तस्वीरें हैं वो लगातार हम दिखा रहे हैं, बहुत ग्रैंड स्तर पर कार्यक्रम है, लेकिन क्या इससे गौरव जो आदिवासियों का है वो आ पाएगा वापस आपकी नजर में? देखिए लोकेंद्र जी, जो सबसे बड़े आदिवासियों के नेता हमारे संसदीय जो राजनीति है उसमें तो दिलीप सिंह भूरिया जी थे, जो झाबुआ के मध्य प्रदेश के थे, और वो वैसे तो भील समुदाय से थे, और उनके साथ ये था कि कई साल वो सांसद रहे हैं, और उनकी अध्यक्षता में जनजातीय समाज को जो उनकी मांगे हैं, जो उनका पूरा सामाजिक जीवन उसको वैसा कानूनी रूप देने के लिए एक कमेटी बनी थी, और उस कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दी उससे पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों पे विस्तार कानून आया, जो कि ये कहता है कि जनजातीय समाज में जो 5वीं अनुसूची में है वहाँ ग्राम सभा सर्वशक्तिमान है, और उसके लिए नियम बनाने थे। और उसी प्रकार वहाँ की जो नगर पालिका हैं उसके लिए भी उनकी एक रिकमेंडेशन थी,
और उसमें भी कहा गया था कि ये जैसे पेशा कानून है वैसे मेसा कानून भी बनेगा। तो सन 96 में जब देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे तो वो पेशा कानून तो बन गया, फिर उसके बाद कुछ काम हुए दिग्विजय सिंह के सरकार में, कुछ दूसरे कानूनों में आदि जनजाति समाज की ग्राम सभा को कुछ अधिकार दिए गए, पर पेशा कानून की नियमावली तब नहीं बनी थी। एक बीडी शर्मा की कमेटी में नियमावली बनी थी पर उसको फाइनलाइज नहीं किया गया, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसका एक पूरा का पूरा मॉडल भी दिया था हर राज्यों को कि उसकी नियमावली के बाद वो सारे काम किए जाएं, किंतु वो काम अभी तक नहीं हुए हैं। मध्य प्रदेश में 15-16 साल से तो बल्कि ज़्यादा ही हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसने भी नहीं किया। और अभी मुख्यमंत्री जी ने जबलपुर में कुछ दिन पहले बोला था कि हम पेशा कानून को लागू करेंगे। तो जो उनका गौरव है, जनजातीय गौरव, और वो बिरसा मुंडा जी का जो जन्मदिन है, वैसे तो वहाँ के रांची के थे और उनने बिरसाइयत एक धर्म भी स्थापना की थी, और उसके बाद लोग उनको भगवान की तरह पूजने भी लगे थे। वो समाज सुधारक भी थे और उसके साथ ही साथ वो स्वाधीनता सेनानी भी थे। ईसाइयत के खिलाफ उन्होंने बिरसाइयत एक धर्म अपना बनाया था। तो ये ठीक है, मतलब बिरसा मुंडा को वैसे तो सब लोग जानते ही हैं और सारे लोग उनको उसी प्रकार से आदर देते रहे हैं। अभी एक जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है पूरे देश में। सवाल तो ये है ना जयंत वर्मा जी, उनके गौरव के साथ साथ क्या उनकी पहचान देने के लिए हम उन्हें तैयार हैं? वो ये कहते हैं कि हमारा कम से कम एक अलग कॉलम तो बनाइए आप लोग, हम आदिवासी हैं, आदिवासी रहना चाहते हैं, हमें क्यों किसी धर्म के साथ आप जोड़ना चाहते हैं? हम उनकी वो पहचान देने के लिए क्या तैयार हैं? उनकी जी नहीं तो ये है ना, उनकी पहचान पेशा कानून में ये लिखा है कि वो जो जनजातीय परंपराएं हैं, रूढ़ियां हैं, उसके अनुसार ग्राम सभाएं उनके आपसी विवादों का निपटारा करेंगी, परंतु वो अधिकार आज तक नहीं दिया गया है। और उसके लिए लॉ डिपार्टमेंट को नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए, और कुछ धाराएं जो हैं उन धाराओं में जो भी मामले आएंगे तो ग्राम सभा को रेफर होने चाहिए, पुलिस में नहीं जाने चाहिए। ये तमाम बातें हैं, तो वो काम हो ही नहीं रहा है। यदि वो काम होगा तो उनको गौरव मिलेगा। बाकी इस प्रकार के आयोजन से तो कोई उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आने वाला है। एक जो सबसे बड़ी 5वीं अनुसूची में बात कही गई आदिवासी के लिए कि ट्राइबल सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन होगा, यानी कि वहां का सारा प्रशासन आदिवासी केंद्रित होगा। परंतु 1927 का जो भारतीय वन कानून है, वो भारतीय वन कानून आज भी वही बना है, टिम्बर सेंट्रिक, और उसमें जनजातीय समाज को तो टिम्बर से मतलब नहीं है, उनको तो 18 जो फसलें होती हैं जंगलों में उससे मतलब है। तो वो वहाँ पे अभी भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उनको वहाँ से भगाने की कोशिश करता है। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट आया है, उसमें भी उनको अधिकार नहीं दिए गए, आधे से ज़्यादा उनके आवेदन रद्द कर दिए गए। तो मुझे लगता है कि उनका गौरव जिस प्रकार से उनको वापस मिलेगा, तो वो उस दिशा में काम नहीं हो रहा है, और इस प्रकार के आयोजन करके केवल एक दिखावा हो रहा है। बाकी मुझे नहीं लगता कि जवाब ले लेते हैं इस पर। नियम अग्गा जी गंभीर सवाल उठाए यहाँ पर जयंत वर्मा जी ने। उन्होंने कहा है कि ना तो हम उनकी पहचान, ना उनका गौरव, ना उनकी जरूरतों को समझ पा रहे, ना उनके अधिकार देने के लिए हम तैयार हैं। फिर किस तरह का ये गौरव रहेगा? इस कार्यक्रम से क्या भला होगा आदिवासियों का? लोकेन जी देखिए, एक बहुत लंबे समय तक आदिवासियों को कांग्रेस ने वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, और वोट बैंक से ज्यादा उनको कुछ समझा नहीं गया। यही कारण है कि आज आजादी के इतने सालों के बाद भी अगर हमें उनको मुख्यधारा में लाने के लिए प्रयास करने पड़ रहे हैं, या जो आम सुविधाएं बाकी लोगों को मिलती हैं, शहरी इलाकों में मिलती हैं, उन्हें भी मिल सके, उसके प्रयास अगर कोई कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। आप याद करिए कि जब केंद्र में 2003-4 में 13-14 के अंदर जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, तो बजट क्या था? 4200 करोड़ का बजट था। आज जो बजट है वो लगभग उसका दुगना है, 7900 करोड़ रुपए का बजट है इन ट्राइबल्स के लिए। और दूसरी बात ये कि अगर जनजाति कल्याण मंत्रालय किसी का ने बनाने का काम किया केंद्र के अंदर, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया है। अगर आप शेड्यूल्ड ट्राइब कंपोनेंट देखेंगे तो 2013-14 में जो 21,500 करोड़ रुपए हुआ करता था, आज मोदी जी के आने के बाद वो 4 गुना बढ़ाकर
78,900 करोड़ कर दिया गया है। ये लगातार दिखाता है कि जब बच्चे की पैदाइश होती है आदिवासी इलाके में, आदिवासी परिवार में, तो उसके जन्म से लेकर, अगर आप मध्य प्रदेश सेंट्रिक स्पेसिफिक बात करें, तो उसके जन्म से लेकर जो चलिए, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, लौटता हूं मैं आपके पास। फिरोज सिद्दीकी जी, सुन पा रहे हैं? ठीक, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ गई आवाज, बोलिए बोलिए नेहा जी। देखिए, जब आदिवासी क्षेत्र में किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसके जन्म से लेकर उसकी जो स्कूली शिक्षा है एकलव्य स्कूल के माध्यम से, उसके बाद जब वो कोचिंग्स के लिए बाहर के किसी शहर में जाता है तो मध्य प्रदेश की शिवराज जी की सरकार उसकी कोचिंग की भी चिंता करती है, उसके छात्रवृत्ति की भी चिंता करती है, और उसके बाद अगर वो अब इसमें दो तीन चीजें हैं नेहा जी। एक तो आप जो कह रही हैं, एक तो जो आप कह रही हैं वो इसलिए नजर नहीं आता क्योंकि इन इलाकों में सबसे ज्यादा अशिक्षा देखने को मिलती है, कुपोषण सबसे ज्यादा यहीं पर देखने को मिलता है बच्चों में। और जो जयंत वर्मा जी ने सवाल उठाया कि 96 में कानून बनना चाहिए था, जो केंद्र की सिफारिशें थी, और मध्य प्रदेश वो राज्य जहां पर सबसे ज्यादा आदिवासी हैं, उनके लिए हम कानून को अब जाकर घोषणा हो रही है कि अभी भी घोषणा है कि लागू करेंगे हम, पेसा कानून की बात हो रही है। देखिए, पेसा कानून आपने सुन लिया है, पूर्व में भी मुख्यमंत्री जी ने इस बात को कह दिया कि पेसा कानून जो है हम लोग लागू कर चुके हैं, उसकी कुछ टेक्निकलिटीज हैं, उस पर भी विमर्श चल रहा है और उसको पूरी तरीके से लागू किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं कि अगर केंद्र की तरफ से उन सब चीजों को अनुमतियां मिलती हैं जिसके इस वर्ग का उत्थान हो, तो आज वो सरकार हमारे पास है। आप देखिए कि पहले भी जो कोल मिनरल सबसे ज्यादा हैं आदिवासी इलाकों से निकल कर आते हैं, आज उसका एक निश्चित अमाउंट उसी जगह पर लगाया जाएगा, ये मोदी जी ने तय किया है कि ताकि वो जो आदिवासी क्षेत्र के जो लोग भाई बंधु हैं, जो मिनरल्स निकालने में अपना जीवन खपाते हैं और वो ही उन सब चीजों से, जो डेवलपमेंट का जो चीजें हैं उससे वंचित रह जाते हैं, तो एक निश्चित अमाउंट उसके लिए तय कर लिया गया है। पूर्व में भी मैं आपसे कह रही थी कि जो बच्चों की पढ़ाई है, आप कह रहे हैं कि बच्चे कम पढ़ाई करने जाते हैं, बहुत से बच्चे लोकेन जी सिर्फ इस लेवल पर नहीं पहुंचते, ऐसा नहीं है, बल्कि ड्रॉप आउट्स भी हो जाते हैं। इंटरेस्ट की कमी है, इंटरेस्ट की कमी के साथ साथ ये भी होता है कि कई परिवारों में वो जो पढ़ाई को लेके जो सीरियसनेस है वो नहीं है, और कई बार मजबूरियां भी हैं क्योंकि वो मुख्य धारा में नहीं है, तो इस वजह से भी ड्रॉप आउट हो जाते हैं। ये भी तय किया गया है कि स्किल ट्रेनिंग के माध्यम से उनको मुख्य धारा में लाया जाएगा। लोकल जो वहां की उपज है उसको एमएसपी के दायरे में खरीदा जा रहा है। और जहां पर आज केंद्र में, जब मैं दोबारा से केंद्र का उदाहरण इसलिए देती हूँ कि कंपैरिजन करने में इजी हो जाता है। आप याद करिए कि जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में हुआ करती थी तो कुल मिला के 9 राज्यों से 10 उत्पादों को लिया जाता था जनजातीय इलाकों से, और जब से अब मोदी जी आए हैं तो 49 उत्पादों को देश भर से लिया जाता है और एमएसपी के मूल्य पर उसको खरीदा जाता है। ऐसी कई सारी चीजें हैं हमारे जनजाति भाई बहन जो इन औषधियों के तौर पर उनको उगाते हैं, उसको मुख्य धारा में लाने मैं लौटता हूं आपके पास लगातार किया है। मैं अब एक रिएक्शन इस पर सिद्दीकी जी से ले लेता हूं। सिद्दीकी जी, अगर बीजेपी इवेंट मैनेजमेंट कर रही है तो जबलपुर में कांग्रेस क्या करेगी वहां पर सर? क्योंकि पेसा कानून की अगर बात यहां पर जयंत वर्मा जी ने की है तो इस दौरान आपकी सरकार भी रही, दिग्विजय सिंह की सरकार रही, फिर कमलनाथ की भी सरकार रही कुछ समय के लिए, आपने क्यों नहीं अधिकार दे दिए? देखिए, पैसा कानून को लेके तो छत्तीसगढ़ में भी बात हो रही है, बहुत सारे राज्यों में इसको लेके पैसा कानून को लेकर बात हो रही है, लेकिन इसमें भी कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आपस में नजर आ रहे हैं, बहुत सारी इंप्लीमेंटेशन की चीजें हैं, उसको लेके एक समग्र रूप से चर्चा करने की आवश्यकता है। ये ऐसा नहीं है कि आदिवासियों को अधिकार नहीं देना, अगर देना चाहती कांग्रेस, अगर जल जंगल और जमीन जो आदिवासियों की मांग थी उसी को लेके भू अधिकार अधिनियम आया। अब अगर आप टाइगर कोर एरिया से या बफर जोन से आदिवासियों को विस्थापित करेंगे तो आपको पूरा मुआवजा उनको देना पड़ेगा, पहले तो मुआवजे का भी कानून नहीं था। और ये तो 47 से कांग्रेस ने पहले ही सोच लिया था कि आदिवासी को मुख्य धारा में लाना है, सरकार कोई भी हो उसको आदिवासी एसपी, कलेक्टर, विधायक, मंत्री, सांसद बनेगा, इसलिए उसको आरक्षण दिया गया और आज भी है उसका आरक्षण कायम। वो सवाल नहीं है, सवाल ये है कि हम तो बिरसा मुंडा जी की जयंती जो थी वो हमेशा से मनाते आए, हम लोग तो हमेशा से उनको मानते आए। भारतीय जनता पार्टी ने तो अभी शुरू किया है इनको मानना, क्योंकि अब आज उनका वोट बैंक सरक रहा है। एक भी चीज नेहा बग्गा जी ये नहीं बता पाएंगी मोदी सरकार ने क्या क्या काम किए आदिवासियों के लिए। 8 साल में उन्होंने कौन सा कानून पारित कर दिया आदिवासियों के लिए। ये जो वो औषधि गिना रही है, ये 78%
ट्राइबल सब प्लान था आदिवासियों का, वो ट्राइबल सब प्लान बंद हो गया। वजह क्या है, क्यों बंद कर दिया? आदिवासियों के जो नवोदय विद्यालय थे वो नवोदय विद्यालय प्राइवेटाइज करने की सरकार बात कर रही है। आदिवासियों के जो योजनाएं थी, उन कौन कौन सी योजनाएं अब चल रही हैं वो देख लीजिए आदिवासियों के। ये भारतीय जनता पार्टी जो है सिर्फ अब जब उनका वोट सरक रहा है तो ये काम कर रही है। औषधि की बात कर रही है कि 49 महुआ और ताड़ी मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट खरीदा करती थी, एक्साइज डिपार्टमेंट खरीदता था उसको और वो बिकती थी। उस महुआ और लाखों टन महुआ और लाखों लीटर जो ताड़ी थी, वो ताड़ी जो है मध्य प्रदेश सरकार ने बैन कर दी। वो इसलिए की ताकि व्यापारी की शराब बिक सके, जो उनके लोग हैं उनकी शराब बिक सके। ऐसे आर्थिक तौर पर चोट दी। एनसीआरबी का डाटा कहता है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर अपराध है आदिवासियों के खिलाफ तो 20%। हेलो जी जी बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है। हाँ, 20% इंक्रीज हुआ है, बढ़ा है एक साल में शिवराज जी की सरकार में। इनको जहरीले जूते चप्पल आदिवासियों को दिए। सबसे एनसीआरबी का डाटा कहता है सबसे ज्यादा आदिवासियों की बच्चियां जो हैं वो अपहरण की गई हैं, वो गुम हुई है। ये है। आप देखिए आदिवासियों की पहचान भारतीय जनता पार्टी मिटाना चाहती 2021। मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे, मैं एक सवाल पूछता हूं सिद्दीकी जी। आदिवासियों की पहचान की बात हो रही है, क्या है सर उनकी पहचान? देखिए वो मूल निवासी हैं, इस देश के मूल निवासी हैं। और 9 अगस्त को हम मूल निवासी दिवस बनाते थे, उसकी छुट्टी बाकायदा कमलनाथ जी ने घोषित की। क्यों कैंसिल कर दी भाई उनकी छुट्टी? अगर वो क्या आदिवासियों को मूल निवासी नहीं मानती भारतीय जनता पार्टी? और ठीक है, आपको 15 तारीख को बिरसा मुंडा जी की जयंती गवर्नमेंट हॉलीडे करना थी, वो भी कर लेते। सबसे बड़ी आबादी है तो ठीक है, उसके नाम पे भी 2 छुट्टियां हो जाती। कॉलम हटा रहे हैं, आदिवासी नहीं लिखना, कॉलम हटा रहे हैं उसमें से, सेंसस में से, जनगणना में से। आदिवासी नहीं, जो हम कहेंगे वो लिखना। आदिवासियों का जो रिजर्वेशन है वो संस्कृति पर बेस्ड है। आदिवासी इस देश का मूल निवासी है और आदिवासियों के लिए भारतीय जनता पार्टी काम करके दिखाए। कुपोषित अलीराजपुर जो जिला है मध्य प्रदेश का, WHO ने कहा ये सूडान के बराबर कुपोषित है ये जिला। ये शिवराज जी की सरकार की उपलब्धि है। सहरिया जनजाति जो है, सहरिया जनजाति जो हमारी ये मुरैना और भिंड शिवपुरी इस तरफ होती है, वो विलुप्त होने की कगार पर है। ये भी एक नई उपलब्धि है। ITDP जो थी, एक इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो ज्यादा थी, जैसे बैगा है, भारिया है, ये जातियां जो थी, ये जातियां नेहा जी जवाब देना चाहती है जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। जवाब आजकल ITDP बंद है, चालू है, पूछ लीजिए इनसे। और कौन है अध्यक्ष, कौन से जिलों में? जवाब दीजिए नेहा बग्गा जी। लोकेन जी देखिए, इनकी अज्ञानता तो यही बताती है कि इन्हें ये नहीं पता कि जब से मोदी जी आए हैं उसके बाद क्या किया है ट्राइबल क्षेत्रों के लिए। तो मैंने आपको बताया कि कोल और मिनरल जिन क्षेत्रों से आते हैं वो क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र हैं। हाँ, अब आप उनका कोल मिनरल और खोद दीजिए और खोद के अपने व्यापारियों को दे दीजिए। अगर आज अंबानी अडानी को दे दीजिए। अब देखिए लोकेन जी ने थोड़ा सा सेंसेबल डिबेट करने की नहीं एक मिनट सिद्दीकी जी प्लीज। कि ये ऐसा निर्णय क्यों लिया गया, ये और पूछ दीजिए। मैं इनकी तरह डिबेट नहीं उनके जंगल बर्बाद करके उनको एक लॉलीपॉप दिखा रहे हैं। ये उनके वहां से आयरन खोदेंगे, वहां से कोल खोदेंगे और अपने उद्योगपति मित्रों को देंगे। क्यों? उनका जो जंगल है वो जंगल बर्बाद नहीं होगा। क्यों हम टाइगर कोर एरिया बनाते हैं? क्यों हम सेंचुरीज बनाते हैं? आपको सिर्फ कांग्रेस के प्रवक्ता को बुलाना चाहिए। एक मिनट सिद्दीकी जी, आपके पास जवाब नहीं है, प्लीज सिद्दीकी जी, देखिए जवाब की बारी आएगी सर, आप नोट कर लीजिए। बेहतर ये नोट कर लीजिए सिद्दीकी जी, जवाब दीजिएगा बारी बारी। डिबेट किस तरीके से की जाए, बोलिए नेहा बग्गा जी प्लीज जल्दी से। देखिए सबसे बड़ी बात यह है लोकेन जी कि इन लोगों को डिसेंसी खत्म हो गई है। इन्हें पता है कि 70 सालों में कांग्रेस ने जिस तरीके से खून चूसा है आदिवासियों का, अगर आज सच्चाई सामने आएगी तो इनका जो असली चेहरा है वो सामने आ जाएगा। आज केंद्र पर बहुत बात कर रहे हैं हम, क्या राज्य की कोई जिम्मेदारी नहीं है? आप राज्यों की जिम्मेदारियों की भी बात कीजिए ना नेहा बग्गा जी। 70 साल का जिक्र कर रहे हैं, जो 15-16 साल से यहाँ बीजेपी की सरकार है, इसका भी जिक्र कीजिए। जी, मैं आपको राज्य की बात कर रही हूँ। तो मुझे ये बताइए कि 15 माह की कमलनाथ जी की सरकार ने जब कहा था आदिवासी क्षेत्रों में जाके कि बड़े बड़े बर्तन देंगे, शादी विवाह निकाह पर क्यों नहीं दिए?
जब कह रहे थे कि एटीएम खोले जाएंगे तो क्यों नहीं खोल दी कमलनाथ जी ने, जब कह रहे थे साहूकारों से छुट्टी दिलवा देंगे तो एक भी साहूकारों को जेल क्यों नहीं भेजने का काम किया। आज ये सब लागू करने का काम ठीक है, मैंने पूछा कि अशिक्षा क्यों है तो आपने कहा चलिए वहां ड्रॉप आउट है, स्कूल जाना नहीं चाहते, इच्छा नहीं, कुपोषण क्यों इतना ज्यादा है वहां पर? मैंने आपको ये बताया कि ड्रॉप आउट्स कई कारण से होते हैं। ठीक है, मैंने मान लिया। अब कुपोषण क्यों है? क्या वो अपने बच्चों को खाना भी नहीं खिलाना चाहते? स्किल ट्रेनिंग दी जा रही है, उनको स्किल ट्रेनिंग के माध्यम से मुख्य धारा में लाया जा रहा है कि कम से कम वो अपने पैरों पर नेहा बग्गा जी, क्या खाना भी बेहतर नहीं खिलाना चाहते हैं? कुपोषण इतनी बड़ी समस्या क्यों है उन इलाकों में? देखिए, अभी ऐलान हुआ ना कि सरकार उनके घर तक अब राशन भी पहुंचाएगी। आज मुख्यमंत्री जी ने फैसला लिया है कि राशन की दुकानों पर महिलाएं रहेंगी, आदिवासी क्षेत्र की महिलाएं होंगी, राशन घर घर पहुंचाया जाएगा। तो ये चिंता इसीलिए है कि अगर कहीं पर किसी प्रकार का कुपोषण हो रहा है तो वो ना हो, ये मुख्य धारा में रहे, जो बाकी लोगों के लिए है वो उन तक भी पहुंचे। और बीच में अगर कोई लोग इसको खाने का काम करते हैं तो उन पर भी मॉनिटरिंग सही तरीके से तभी हो पाएगी जब ये खुद आदिवासी क्षेत्र के लोग इसकी जिम्मेदारी लेकर घर घर राशन पहुंचाने का काम करेंगे। और ये राशन किसके माध्यम से आएगा? वो भी आदिवासियों के माध्यम से ही आएगा। मैं तो ये पूछती हूँ कि अलीराजपुर की बात करते हैं या आदिवासियों की बात करते हैं, रिजर्वेशन की बात कर रहे थे, क्यों नहीं बताते कि जब बड़वानी कमलनाथ जी गए थे 4 मिनट आदिवासियों के लिए नहीं बोल पाए, आईफा के आयोजन पर बोलने लग गए। जो कमलनाथ जी आईफा के लिए पैसा ला सकते थे, उन्होंने बेटियों की विवाह निकाह का पैसा देने से क्यों मना कर दिया था? आदिवासी बहनें जिनको 1000 रुपए शिवराज देते थे, जयंत वर्मा जी, देखिए कानून तो दोनों पार्टियों ने दिखा दिया कि वो शायद नहीं लागू करना चाहती हैं पेशा का, उसमें उन्होंने तमाम टेक्निकल चीजें बताने की कोशिश की। लेकिन दूसरी बात जो है पहचान की, वही सवाल है सर, पहचान देना चाहती है और क्या बाकी आदिवासी मुख्य धारा से जुड़ना चाहता है? और अगर जुड़ना चाहता है तो क्या गुंजाइश बनती है उसकी शहरी इलाकों में? जी देखिए, जहाँ तक शिक्षा की बात है, भारत के संविधान में ये प्रावधान है कि भाषाई अल्पसंख्यक के जो भी लोग हैं, तो ट्राइबल्स तो सब भाषाई अल्पसंख्यक वाले लोग हैं, तो उनकी जो प्राथमिक शिक्षा है वो मातृभाषा में उनको मिलनी चाहिए। तो ये संविधान में स्पेशल प्रोविजन है। परंतु यहाँ पे मध्य प्रदेश में ये जो भील भिलाला हैं, इधर हमारे गोंड हैं, इन लोगों के यहाँ कोई उनकी मातृभाषा में शिक्षा का बात ही नहीं होती है। उनके लिए तो हिंदी भाषा भी एक फॉरेन लैंग्वेज है ना, तो वो पढ़ता ही नहीं है, स्कूल नहीं जाते हैं शुरू में। तो मुझे लगता है उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जाए, जैसा कि हमारे संविधान में लिखा हुआ है, और उनकी परंपराओं के अनुसार उनको जीवन जीने के लिए जो भी कानूनी प्रावधान है वो वैसे किए जाएं। तो इस दिशा में मुझे लगता है जो काम किया जाना चाहिए। अब हम लोग मुख्य धारा में आए, मतलब वो अपनी सारी संस्कृति छोड़ दें, वो अपने पूरे सब छोड़ दें और वो हमारे जैसे पूरे फुल पैंट पहनने लगे, बिल्कुल पहचान ही खत्म हो जाएगी फिर तो। मुख्य धारा में अब यहाँ तो इतने आश्चर्य की बात है कि एक अमरकंटक में एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनी है, वहाँ के एक वाइस चांसलर से मेरी बात हुई थी, तो वो कहने लगे हम चाहते हैं कि वो इंग्लिश बोलने लगे, वो हमारे जैसे होने लगे। हमने कहा यदि वही होने लगे, वो तो सारी यूनिवर्सिटी कर रही है, आप काहे के लिए बैठे हो फिर वहाँ? तो यहाँ पे ऐसे वाइस चांसलर बना के भेज दिए जाते हैं जिनको कि आदिवासी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, और ऐसी संस्थाएं सफेद हाथी यहाँ चलाए जा रहे हैं। तो आदिवासी के नाम पे जो खर्च हो रहा है उसका सही लाभ आदिवासी को नहीं मिल रहा है, और जो आदिवासी कल्याण के लिए बैठे भी लोग हैं, अधिकांश लोगों को आदिवासी क्या चाहता है इससे कोई जानकारी नहीं है। और मुझे लगता है कि इसके बारे में एक अलग प्रकार के सोच होना चाहिए। जब बिल्कुल अलग तरीके से सोचना होगा, आदिवासियों जो को साधना है तो उनके नजरिए से हमें चीजों को देखना होगा। सर समय इतना ही है, माफी के साथ रोक रहा हूं। शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। छोटे से ब्रेक लिए यहां पर रुकेंगे, खबरें लगातार जारी हैं।